नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से सिविल हॉली क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक की हम लोगों की चर्चा में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यूरोपियंस का भारत में आना, और इसके साथ ही साथ इंडिया का पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग कवर कर चुके थे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर कैसे ब्रिटिश इंडिया एम्पायर की नींव बनती है। ठीक, लेकिन इस चैप्टर तक पहुंचने के पहले हम इन दोनों सेगमेंट्स के मेंस, अब तक के आए हुए मेंस एंड प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें हम थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि आखिर हमने कितना सीखा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेंस का, जो कि पूछा गया 2017 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 का समय, इंडिया वाज बीसेट विद द स्पेक्टर ऑफ अ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। स्पष्ट कीजिए कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत किस प्रकार राजनैतिक विखंडन की स्थिति से ग्रस्त हो गया था। समय सीमा है 18वीं शताब्दी के मध्य तक। कहां से, अब यह समझना होगा 1707 से, क्योंकि यहां तक तो विखंडन नहीं है। और राजनैतिक विखंडन, देखिए यहां राजनैतिक विखंडन लिखा है, राजनैतिक शून्यता नहीं लिखी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेगमेंटेशन हुआ था, अलग अलग हुए थे, वैक्यूम नहीं क्रिएट हुआ था, शून्यता नहीं थी। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। भाई प्रश्न के तीन मुख्य इनिशियल बेसिक वहीं से शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहला इंट्रोडक्शन। अब इस प्रश्न में इंट्रोडक्शन आप कहां से लिख सकते हैं। इस प्रश्न में कई प्रकार के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये है डिमांड। अब देखिए जैसे शब्द लिखा है क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मतलब है कि हाउ एंड व्हाई, इन दोनों चीजों को बताना। ठीक है, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, तो अब इसको अगर इंट्रोडक्शन और शुरू करते हैं तो 1707 में मुगल औरंगजेब की जो है डेथ, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ब्रिटिश एम्पायर का आना और इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, अब इसमें इंट्रोडक्शन हम शुरू कर सकते हैं, वो तीन प्रकार से है। एक तो डेथ ऑफ द औरंगजेब बना सकते हैं कि डेथ ऑफ द औरंगजेब 1707 में हुआ और रैपिड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, पॉलिटिकल जो यूनिफाइड एम्पायर था वो फ्रेगमेंटेड हो गया सेवरल रीजनल स्टेट्स में। ठीक, अब दूसरा कर सकते हैं, जैसे एक सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा है वो रहा है बैटल ऑफ प्लासी। तो हम देख सकते हैं, बाय द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इंडिया हैज नो लॉन्गर अंडर एन इफेक्टिव सेंट्रल अथॉरिटी, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल रीजनल पावर कंपीटिंग फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। मतलब प्लासी के युद्ध के समय कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कौन था, रीजनल पावर्स थी। ठीक, इसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा आपने पढ़ा हुआ है, बुक्स आपने पढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि जैसे आप स्पेक्ट्रम भी अगर आप ओपन करते हैं तो स्पेक्ट्रम में भी कुछ लोगों के वर्ड जो है, क्या नाम है, कुछ लोग जो बोल देते हैं किसी चीज के बारे में, ऐसे महान लोग, उनके बारे में लिखा हुआ उद्धरण जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, उन उद्धरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सतीश चंद्रा, द 18th सेंचुरी वाज एन एज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ रीजनल स्टेट। ये आपके डायरेक्ट पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को दिखाता है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में आप डेथ ऑफ औरंगजेब से शुरू कर सकते हैं, आप 1757 के प्लासी को बता सकते हैं, या आप एक जो है किसी भी हिस्टोरियन के उद्धरण को बता सकते हैं। फिर हम अगर मेन भाग में आते हैं, हम लोगों ने इस पर कई बार चर्चा की है, भाई व्हाई वाज द इंडिया पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड बाय 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक भारत कैसे विखंडित हो गया, राजनैतिक रूप से कैसे विखंडित हो गया। पहला रीजन डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वीक सक्सेसर और औरंगजेब, फ्रिक्वेंट वार, डिक्लाइन अथॉरिटी ऑफ एम्परर ओवर प्रोविंसेस, इकोनॉमिकल लॉस, यहाँ पे एक छूट गया है, आर्थिक जो संकट था। ठीक है, राइज ऑफ ऑटोनॉमस प्रोविंशियल स्टेट, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा फैक्टर।
ठीक है, जिस सब पे हम लोगों ने बात बहुत किया है, पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, इन लोगों ने एक यूनिफाइड, मतलब मराठों में भी आपस में भी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। इमरजेंस ऑफ द रीजनल पावर, सिख, जाट इन भरतपुर, राजपूत, रोहिल्ला और मैसूर। इसके साथ ही साथ जो इंडिया था, जैसे अब नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ तो सिंधु नदी जो है आपकी, ठीक है, सिंधु नदी के इस साइड का जो पूरा सेगमेंट था, जैसे पाकिस्तान और जो आप आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये विखंडित हो गया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने जो है, फिर यूरोपियंस का इन्वेजन हुआ और यूरोपियंस भी पावर में, कुछ पावर्स में आ गए यहाँ बंगाल में। ठीक, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो क्या हुए, एक सेंट्रल अथॉरिटी के नहीं रह गई अनुपस्थिति, केंद्रीय प्राधिकरण की अनुपस्थिति, कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट एमंग रीजनल स्टेट, क्षेत्रीय जो राज्य थे उनके राज्यों के मध्य संघर्ष, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, प्रशासनिक और आर्थिक अस्थिरता। द ब्रिटिश इंडियन कंपनी एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकल डिवीजन थ्रू डिप्लोमेसी, अलायंस एंड मिलिट्री इंटरवेंशन। अब कई लोग थे तो कई लोगों से वो बात करके अपना उल्लू सीधा ब्रिटिश कंपनी कर रही थी। इसके साथ ही साथ अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में 3 अप्रोच हम लिख सकते हैं। पहला, बैलेंस्ड अप्रोच, दैट इज द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इन द मिड 18th century रिजल्टेड फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी एंड राइज ऑफ रीजनल पावर्स, ऑल्दो रीजनल स्टेट प्रमोटेड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर, बट द एब्सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई मुगल की कमजोरी के कारण जो ये राजनीतिक विखंडन हुआ, इसने क्या किया, राष्ट्रीय एकता को डिक्लाइन किया और जिससे ब्रिटिश आगे बढ़े। ठीक है, एक एनालिटिकल जो व्यू होता है, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू कलेक्शन ऑफ कंपीटिंग स्टेट। अब इंडिया एक नहीं रह गया है, यहां पर कलेक्शन ऑफ कंपीटिंग स्टेट्स हो गए हैं, मेकिंग इट इजियर फॉर ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, तीसरा जो कंटेम्पोररी प्रोस्पेक्टिव, द एक्सपीरियंस ऑफ, ये फ्यूचरिस्टिक सोच है, द एक्सपीरियंस ऑफ 18th century इंडिया डेमोन्स्ट्रेट दैट पॉलिटिकल यूनिटी, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेट लीडरशिप आर एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग नेशन सोवरेनिटी। ये सबसे अच्छा कंक्लूजन है कि 18वीं शताब्दी का भारत ये दिखाता है कि राजनैतिक एकता, प्रभावशाली शासन और एक बेहतर नेतृत्व, समेकित नेतृत्व, समेकन, ये राष्ट्र की संप्रभुता के लिए जरूरी है। ठीक, तो ये था आपका मेंस का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्री के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्री के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि कुछ आईएएस के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं पीसीएस के। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सेगमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले आईएएस प्री 2003 में क्वेश्चन आया था कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर ध्यान देने योग्य चीज है, सही नहीं है। विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इंटू इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक, पहला, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। दूसरा, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में था। तीसरा, सी विकल्प है कि पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में 1746 में मद्रास में कब्जा किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि गोवा पर कब्जा हुआ था 1510 में और 1530 में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी, तो इसमें विकल्प सही होगा ए। यहां पर देखिए गोवा पर कब्जा सही है, लेकिन 1499 नहीं, 1499 में तो वो आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर यह समझना होगा कि 1498 में पहली बार आता है वास्को डी गामा और 1499 में वो ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि वो कब्जा कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया हुआ था। ये 1995 का क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन हम लोग पिछले 30 साल के सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका चर्चा जरूरी है। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था। हु मेड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द वे ऑफ बंगाल, दैट इज द पोर्टुगीज। और इसी कारण शाहजहां ने इन लोगों को, पुर्तगालियों को भगाया भी था। ठीक है,
नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो सबसे पहले अब जैसे पुर्तगाली ये जो आए थे, ये कौन सी थी? ये थी किंग बेस। राजा इसमें मैनुअल फर्स्ट, याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैनुअल फर्स्ट ने स्वयं को पूर्व के साथ और भारत के साथ व्यापार का सम्राट घोषित कर दिया। फ्रेंच लुई 14वां का जो है वो था। डेनिश में भी तो डच थे जिन्होंने संयुक्त पूंजी, ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई थी। ठीक है, कौन सा एक कथन सही है? ये 2005 का क्वेश्चन है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। मॉडर्न कोच्चि रिमेन द डच कॉलोनी अंटिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम एट मॉडर्न कोच्चि। आधुनिक कोच्चि में इन्होंने फोर्ट विलियम का स्थापना किया था। ठीक है, यही इसमें बी सही है। मैंने आपको बताया था कि डचों ने पुर्तगालियों को परास्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, गजपति शासकों के डच लोगों ने डचों के बारे में बात हो रहा है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई फैक्ट्रियों गोदाम लगाए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था, ये मैंने आपको बताया था 1510 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर फैक्ट्री स्थापित की थी, अभी मैंने आपको बताया था 1639 में। और वहां मैंने आपको बताया था कि फोर्ट सेंट जॉर्ज इन लोगों ने बनाया था, विजयनगर के जो प्रतिनिधि थे, नायक। ठीक है, तो ओनली 2 और 3। ठीक है, गजपत शासकों के द्वारा जमीन पर फैक्ट्रिया गोदाम नहीं स्टेब्लिश किए थे। ठीक है, गजपत तब तक अंग्रेज ब्रिटिश प्रोविंस में वो हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला कारखाना स्टैब्लिश किया? अब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि 1600 में कंपनी बनी है, उस समय शासक था अकबर। 1611 में ये लोग मसूलीपट्टनम में बनाए हैं और 1613 में इन्होंने सूरत में बनाया है। तो इस तरह से सबसे पहला कारखाना जो स्टैब्लिश करने की बात होगी तो वो मसूलीपट्टनम का था, लेकिन ये भारत में, मुगलिया भारत में नहीं, मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर मसूलीपट्टनम में था और मुगल साम्राज्य की सीमाओं के अंदर सूरत में था। इन दोनों समय में बादशाह था जहांगीर। अब पीसीएस के क्वेश्चंस देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। मध्यकाल में भारत से व्यापार स्टैब्लिश करने वाले सबसे पहले ट्रेड रिलेशंस कौन से यूरोपियंस थे? ये थे पोर्टुगीज, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला दुर्ग बनाया था? कोचीन में 1503 में, मैंने आप लोगों को बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बंगाल फैक्ट्रीज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पोर्टुगीज? हुगली में। और मैंने आपको बताया था कि जब शाहजहां से विवाद होता है तो हुगली से ही इनको भगाया जाता है। ठीक है, पौंडीचेरी के बारे में बात कर रहा है, यूपी पीसीएस में 2006 में आया है पौंडीचेरी के बारे में कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति पुर्तगाली थी। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थे? फ्रांसीसी थे। और अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये गलत है। सेकेंड कर्नाटिक वार के दौरान, जो एंग्लो फ्रेंच वार था, उस दौरान कब्जा हुआ था। तो तीसरा यहां से गलत हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों समाप्त हो जाएगा, केवल ए इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फाउंडर ऑफ कलकत्ता, मैंने आपको बताया था कि गोविंदपुर, सुतानाती और कलिकाता, ये 3 जो है जगहों की जमींदारी मिली थी इनको, और जहां से जॉर्ज चार्नॉक ने स्टैब्लिश किया था किसको? कलकत्ता को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहला नगर निगम स्टैब्लिश किया गया था? मद्रास, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था, यह 2021 का क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, लैक ऑफ नेशनल फीलिंग इन इंडिया। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण और आधुनिक हथियार थे। द कंपनीज आर्मी हैड रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड प्रोसेस्ड मॉडर्न वेपन। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई भी अच्छा वेतन दे तो अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों ही, क्योंकि कंपनी में हर एक जो है, मतलब अगर 7 कंपनी के सिपाही हैं तो 2 अंग्रेज रहते थे और 5 इंडियन रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? वो लीवेंट कंपनी थी। यही लीवेंट कंपनी ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है वो लीवेंट कंपनी भी है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ
लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? मैंने बताया कि भाई 1600 के आसपास गठन हुआ था, जिस समय बादशाह था अकबर। अकबर का समय है 1605 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहला कारखाना कब लगाया था? ये मैंने आप लोगों को बताया था कि सूरत में फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना 1668 के आसपास लगाया था। ठीक है, और जो आपको मैंने फ्रेंच वाला एक वो बना करके दिया था, इसमें भी जो लिस्ट बनी थी उसमें सूरत में 1668 का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? कौन थे? फ्रांसीसी 1660 के समय में आए। मैंने आप लोगों को ये बताया था। ठीक है, पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेनिश और फिर फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। मृदा के स्वरूप और उपज गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का, मोबाइल आर्टिलरी इन द वारफेयर, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिली। इसमें से कौन कौन सी अंग्रेजों की भारत को देन है? ब्रिटिशर्स ने क्या क्या प्रोवाइड किया है? ये टोडरमल के समय का ही बात है, मतलब शेरशाह सूरी और अकबर इसमें जो है वो माहिर थे। टोडरमल के समय की बात है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग ये मध्यकाल से ही शुरू हो चुका था। तंबाकू की खेती जो है वो पुर्तगाल से आई थी, तो इसलिए ये तीनों ही जो है देन नहीं है, कोई भी नहीं, डी, नन ऑफ दीज। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? लुई 14वें के समय में, ये मैंने आप लोगों को बताया था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? ये मैंने आप लोग को बताया था, कार्लबर्ट का। और फ्रांसिस्को मार्टिन ये सबसे सफल व्यक्ति रहा। ठीक है, फिर आता है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में सफल क्यों रहे? क्यों नहीं ये जो है अपना एक पावर बन पाए फ्रेंच? ठीक, क्योंकि इसमें पहला है कि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, बाकी ये तीनों कोई कारण नहीं है। इस तरीके को क्वेश्चन सब पूछना बंद कर दिया है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारियों ने किस समय पे प्रवेश किया था? सबसे पहले 4। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने 4 यहां देखा कि 4th नंबर पर पोर्टुगीज है, सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज 1499 में। और यहां पर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले क्रम में केवल 4 है। यहां पे अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी यहां पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट, यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया, निम्नलिखित किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ये पूरा फैक्चुअल है और लगभग लगभग इन सभी जगहों पे उत्तर मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद 2017 का एक ठीक, ये वारेन हेस्टिंग्स का कथन है कि कंपनी उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मेंस का पीवाईक्यू एंड जितने भी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू थे पिछले 30 वर्षों के, वो हम लोगों ने यहां पे सॉल्व कर लिए हैं। जब भी हम कोई चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो पहले पूरा चैप्टर समझेंगे, चैप्टर समझने के बाद मेंस का पीवाईक्यू और प्रीलिम्स का पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 के लिए।